Ladies and gentlemen, I do hope that you can listen to me. Today we are starting the unit of circulation, or hopefully by the end of this particular week, circulation जो है उसको जो है हम लोग ख़त्म कर लेंगे. And with this particular thing, approximately 70% of your course जो है वो over हो जाए. सर्कुलेशन जो है उसके अंदर जो है वो आपने गाइडेंस से जो है वो मेजर पोर्शन जो है उसको करना है. जो हार्ट का पोर्शन था, जो कार्डियक पोर्शन था, वो हम लोग गैनॉन से कराए. और मैंने आपसे कहा था गैनॉन के अंदर जो इस पर्टिकुलर पोर्शन से रिलेटेड 5 सफ़े दिए हुए हैं वो आपके लेवल के लिए जो है वो दैट इज़ क्वाइट इनफ. और अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो हम लोग आपकी प्रॉप के अंदर जो है वो ECG की इंटरप्रिटेशन लिया करते हैं, वो जिस वक्त आपकी जो क्लासेस होंगी प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर जो है वो हम कोशिश करेंगे आपको जो ECG है उसकी इंटरप्रिटेशन ऑन कैंपस जो है वो सिखा दी जाए. उसके बाद हम जो है वो आज पहला जो टॉपिक है उसको कार्डियक सर्कुलेशन का वो स्टार्ट कर रहे हैं. और जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर जो हम टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं, काइंडली इसी सीक्वेंस में टॉपिक्स को पढ़िएगा, तभी जो है वो आप सर्कुलेशन को समझ सकते हैं. अदरवाइज उसको समझ मुश्किल जो है वो काम हो जाएगा. गाइडन के अंदर चीज़ें बहुत स्कैटर्ड दी हुई हैं. बहुत सारी चैप्टर्स को छोड़कर फिर उसका कोई पोर्शन दिया हुआ होता है. तो जिस तरह से हम लोगों ने जिन स्लाइड्स के अंदर जिस सीक्वेंस में जो है वो चीज़ों को अरेंज किया हुआ है, काइंडली इस स्लाइड सीक्वेंस के मुताबिक जो है वो सर्कुलेशन को पढ़ें. गाइडन से तब आपको जो है वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी. आज जो है हम सर्कुलेशन के अंदर 4 मेजर जो है वो टॉपिक्स जो है उसको गो थ्रू करेंगे. एक हमारा कार्डियक साइकिल होगा, एक हमारे पास कंट्रोल ब्लड प्रेशर होगा, एक हमारे पास जो है वो कंट्रोल ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन होगा, और एक हमारे पास जो है वो होगा शॉक का टॉपिक. तो 4 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि सर्कुलेशन के अंदर जो है वो आपके पढ़ते हैं. होपफुली जो है वो हम टॉपिक को इस हफ्ते के अंदर जो है वो ख़त्म कर लेंगे, और आफ्टर डैट आपका जो है वो 70% कोर्स जो है वो ओवर हो जाएगा. कार्डियक साइकिल जो है वो अगर मैं उसको डिफाइन करना चाहूँ, तो जो आपका कार्डियक साइकिल होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज पर्टिकुलर इवेंट्स जो कि आपकी एक पर्टिकुलर जो है वो हार्ट बीट से जो है वो स्टार्ट होते हैं और दूसरी पर्टिकुलर हार्ट बीट तक जो है वो जाते हैं. यानी कि इसके अंदर वो तमाम इलेक्ट्रिकल इवेंट्स, तमाम मैकेनिकल इवेंट्स जो कि एक हार्ट बीट से दूसरी हार्ट बीट के दौरान जो है वो हो रहे हैं, उसको जो है वो अगर हम कलेक्टिवली कोई नाम देना चाहें, तो उसको जो है हम लोग जो है वो कार्डियक साइकिल जो है वो कहते हैं. तो हमारे पास मेजरली जो है वो 4 मेजर इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास होते हैं. इलेक्ट्रिकल इवेंट्स के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चल होती हैं, उसको अगर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो ECG के तौर पर हम लोग देखते हैं कि एट्रियल डीपोलराइजेशन हुई है, एट्रियल रीपोलराइजेशन हुई है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुई है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हुई है, और फिर दोबारा से एट्रिया आपका जो है वो डीपोलराइज हो गया. इसी तरह से अगर हम लोग मैकेनिकल इवेंट्स को बताएं तो हमारे पास 2 इवेंट्स आ रहे होते हैं. प्रेशर से रिलेटेड इवेंट्स आ रहे होते हैं, और जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम से रिलेटेड जो आपके इवेंट्स हैं, वो इवेंट्स जो हैं वो आ रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एट्रिया डीपोलराइज हुआ है तो इसका मतलब यह है कि एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया है. अगर एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो पहले ब्लड से भरा हुआ था, और अब उसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट में चला गया है. तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो इसका प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम हो रहा था, बिकॉज कि वॉल्यूम जो है वो आपके वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट में जा रहा था. इसी तरह से अगर हम वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टाइल जब मैकेनिकल इवेंट्स की बात करें, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो जाहिर है उसके अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, और जब आपका प्रेशर जो है वो किसी भी क्लोज चेंबर के अंदर बढ़ रहा है तो फिर उसमें से ब्लड जो है जाहिर बाहर जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है. तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, नेगेटिवली प्रोपोर्शनल होते हैं. दैट मीन्स कि जैसे जैसे किसी चेंबर का जो प्रेशर है वो बढ़ता है तो वॉल्यूम उस चेंबर कम होता है, और जैसे जैसे किसी चेंबर का आपका जो प्रेशर है वो घटता है उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, बिकॉज कि उसके अंदर ब्लड का जो कूलिंग है होता है मेटली जो है वो स्टार्ट हो जाता है. इसी तरह से हमारे पास जो है वो फोनेटिक इवेंट्स होते हैं, यानी कि वो इवेंट्स जो कि हम सुन सकते हैं. और ये वो इवेंट्स हैं जो बेसिकली आपके जो वाल्व्स पड़े हुए होते हैं, जिन्होंने आपके ब्लड को एक चेंबर से दूसरे चेंबर में पहुंचाकर वापस जो उसकी रिगर्जिटेशन होती है उसको रोकना होता है. तो उस पर्टिकुलर जो आपका जो फ्लो है उस फ्लो
को एक पर्टिकुलर चेम्बर में रखने के लिए जो आपके दरवाजे होते हैं, इनको वैल्व्स कहा जाता है, वो जो खुल और बंद हो रहे होते हैं, उनके खुलने और बंद होने की वजह से जो आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है फोनेटिक, यानी कि जिनको सुना जा सकता है हार्ट साउंड, तो वो भी जो है बेसिकली आपका जो कार्डियक साइकिल का जो है वो पोर्शन जो है वो कहलाता है। तो हम लोग जो है इस पर्टिकुलर डायग्राम से जो स्टार्ट कर रहे हैं। ये वो पर्टिकुलर डायग्राम है जो कि आपके जो टेक्स्ट बुक है यानी कि गाइडेंस के अंदर जो है वो दी हुई है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है वो एक लाल कर्व है। ये जो कर्व है ये बेसिकली आपकी जो है प्रेशर कर्व जो है वो कहलाती है। ये बता रही है कि डिफरेंट चेम्बर्स के अंदर आपकी जो प्रेशर की तब्दीलियाँ आ रही हैं वो प्रेशर की तब्दीलियाँ कौन सी हैं। जबकि जो ब्लू कर्व है ये हमें बता रही है कि जो आपके वेरियस चेम्बर्स के अंदर जो आपकी जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं वॉल्यूम की, वो कौन सी हैं। उससे नीचे वाली जो कर्व आपकी जो ग्रे पड़ी हुई है, ये बेसिकली जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल कर्व है। ये हमें बता रही है कि कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो हैं वो किस वॉल्यूम या किस प्रेशर की तब्दीली के साथ जो है वो आपके डेवलप हो रहे हैं। और सबसे आखिरी जो कर्व है जो फोनेटिक कर्व है वो हमें बता रही है यदि आपका कौन सा हार्ट साउंड जो है वो कौन सी जगह के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कलेक्टिवली जो ग्राफ है ये हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक छोटे स्केल के ऊपर उन तमाम पर्टिकुलर मेजर इवेंट्स के जो कि आपके दो हार्ट बीट्स के दरमियान जो है वो होते हैं। यानी कि एक हार्ट बीट के स्टार्ट से लेकर दूसरी हार्ट बीट के जो है वो स्टार्ट होने से पहले पहले तक जितने भी इवेंट्स आपके कार्डियक चेम्बर्स के अंदर जो है डेवलप हो रहे होते हैं, चाहे वो प्रेशर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके वॉल्यूम से रिलेटेड हो, आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से की जो ट्रांसमिशन है उससे रिलेटेड हो, या आपकी फोनेटिक चेंजेस आ रही हैं उससे रिलेटेड हो, उनको कंबाइन टुगेदर अगर हम लोग कर लें तो उसको बेसिकली जो है आप कार्डियक साइकिल जो है वो कहते हैं। सो हम लोग जो है वो प्रेशर से जो है वो तब्दील मामला जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों को पता हो कि हमारे पास जो लेट्स सपोज कि अभी जो है आपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है उसको जनरेट नहीं किया, और अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं हुई एट्रियल मसल के अंदर या एसए नोड के अंदर, तो आपका जो हार्ट है वो रिलैक्सेशन फेज के अंदर पड़ा हार्ट रिलैक्सेशन फेज के अंदर पड़ा हुआ है तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो जो आपका चेम्बर पड़ा हुआ है, कोई भी चेम्बर अगर आप उसकी बात करें तो उसके अंदर जो आपका प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो जीरो के करीब करीब जो है मौजूद है। हम लोग यहाँ बीच में से कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज के ये भी कॉन्ट्रैक्शन की चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन की चेंजेस को, और ये जो पोर्शन आपको प्रेशर का बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, इस पर्टिकुलर फ्लैट पोर्शन के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टाइल इवेंट जो है वो डेवलप नहीं हो रहा, और जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो आपकी मिनिमल है, यानी कि इम्पल्स में अभी जो है वो जनरेट होना है। तो जस्ट हैव अ लुक, आपका जो प्रेशर पड़ा हुआ है वो चेम्बर्स के अंदर, तमाम के तमाम चेम्बर्स के अंदर, चाहे वो आपके एट्रियल चेम्बर्स हैं या चाहे वो आपके जो है वो वेंट्रिकुलर चेम्बर्स हैं, उसके अंदर जो आपका प्रेशर पड़ा हुआ है वो आपका जो है वो जीरो के करीब करीब जो है प्रेशर पड़ा हुआ है। इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जब आपका जो हार्ट है वो एक पिछली बीट से जो है वो ओवर हो चुका होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, तो एक नई बीट, और हमें ऑलरेडी पता है कि जो सबसे पहले जो है वो आप लोग डीपोलराइजेशन जो है प्रोड्यूस करते हैं वो आपकी एट्रियल मसल की होती है। अगर आप यहाँ नीचे देखें तो आपका ये जो प्रेशर वाला जो जो लाइन है जहाँ पर जीरो का करीब जो है आपका प्रेशर चल रहा है, उसमें जो आपका जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है बिल्कुल आखिर के अंदर आकर जो है वो जनरेट होना शुरू हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इससे पहले पहले आपका जो मसल है वो रिलैक्सेशन फेज के ऊपर पड़ा हुआ था, यानी कि रिलैक्स था पड़ा, इसके अंदर जो प्रेशर है वो जीरो था। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी तमाम की तमाम बॉडी से जो है वो ब्लड जो है उसको रिसीव कर सकता है, और अगर ये ब्लड जो है उसको रिसीव कर सकता है तो जो वॉल्यूम है आपके एट्रियल कंपार्टमेंट का, उस वॉल्यूम को जो है वो आपका इंक्रीज होना चाहिए। तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस कि आपका 50 से जो है वो मामला जो है वो शुरू होना शुरू हुआ है, और आपका मामला जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 130 के करीब करीब जो है वो पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त आपका हार्ट जो है वो रिलैक्सेशन फेज के अंदर पड़ा हुआ था तो जो प्रेशर है वो आपका जीरो के करीब करीब चल रहा था, और तमाम के तमाम चेम्बर्स के अंदर, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बिल्कुल आखिर के अंदर जो है वो जनरेट हो चुकी थी, और उसने जो है वो आपके एट्रियल कंपार्टमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जो है वो तैयारी बस पकड़ी ही थी। उससे पहले पहले जो है वो आपने तमाम का तमाम वॉल्यूम जो है वो उसको जो है वो एक्यूमुलेट कर लिया है। यानी जिस वक्त प्रेशर जो है वो आपका जीरो के करीब पड़ा हुआ था तो वॉल्यूम ग्रेजुअली आपका बढ़ता चला जा रहा था,
वक्त के इसने मैक्सिमम वॉल्यूम को जो कि इसके अंदर पॉसिबल है वो अचीव कर लिया था, और फिर आपका जो है वो डीपोलराइजेशन का वेव जो है वो आ गया एट्रियल कंपार्टमेंट के अंदर, और एट्रियल कंपार्टमेंट जो है उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका एट्रियल कंपार्टमेंट का जो प्रेशर था वो उठकर अप्रॉक्सीमेटली जीरो से जो है वो 15-20 के करीब करीब जो है वो पहुंचा, और जैसे ही आपका प्रेशर जो है वो 15-20 के करीब पहुंचा तो आपने तमाम का तमाम जो ब्लड है उसको जो है वो वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो ऊज आउट किया है, और ऊज आउट करने के बाद जो है वो अल्टीमेटली एट्रियल कंपार्टमेंट जो है वो खाली हो गया है, और जब ये खाली हो गया है तो इसका प्रेशर जो है वंस अगेन जो है वो जीरो के करीब करीब जो है वो आना शुरू हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एट्रियल कंपार्टमेंट जो है वो अपनी इम्पल्स के तहत जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुका, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो उसने अपना प्रेशर प्रोड्यूस करना था उस प्रेशर के जरिए अपना आखिरी वॉल्यूम भी जो है वो आपके वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो है उसको पुश कर दिया, और उस वॉल्यूम को पुश करने के बाद अब इसका अपना प्रेशर जो है वो जीरो की तरफ जो है वो चला गया है, और इम्पल्स जो है वो अब आपके एट्रियल कंपार्टमेंट से जो है वो क्रॉस करके वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट को जो है उसने डीपोलराइज करना जो है वो शुरू कर दिया है, और जैसे ही आपका जो वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट है वो अल्टीमेटली जो है वो डीपोलराइज हुआ है, तो डीपोलराइज होने के बाद जो है वो आपका जो प्रेशर है वो वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, फ्रॉम जीरो से अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 80 के करीब 100 के करीब जो है प्रेशर जो है वो आपका जो है वो जाता है। अब अगर आप लोगों को नॉर्मल ब्लड प्रेशर का पता हो तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। इसमें से 120 जो आपकी वैल्यू है वो सिस्टोलिक को यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल फेज के अंदर जो प्रेशर आपका बनता है उसको रिप्रेजेंट करती है, और ये जो हमारी जो आपकी जो 80 की वैल्यू है ये रिलैक्सेशन फेज को यानी कि डायस्टली का जो आपका वॉल्यूम प्रेशर होता है उसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने जो है वो आपका इसका मतलब ये है कि आपका जो एओर्टा है उसके अंदर 80 का जो प्रेशर है वो तो हर वक्त ही एग्जिस्ट करता है, और अगर आपने ब्लड को जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी एओर्टा के अंदर भेजना है तो आपको जो मिनिमल प्रेशर भी जो है वो अचीव करना है वो 80 से ज़्यादा के करीब जो है प्रेशर जो है उसको अचीव करना है। जब तक आप 80 का प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल के अंदर जो है उसको जो है वो अचीव नहीं कर लेते तो आपका जो
ऑलराइट जी। सॉरी जी, आई जस्ट फॉरगॉट कि जी आज वो सिक्योरिटी के अंदर जो है वो एक बाकी रह गया था, इन समवन पिक्ड इट अप एंड आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि मुझे ये पता हो कि हु एक्चुअली डिड दैट, कि मेरे माउस का कंट्रोल जो है वो एकदम से वेंट हेवायर। सो आई हैव ट्रेस्ड इट। आई शैल रिस्पॉन्ड, मैं इसको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करूँगा। All right, जी, I'm sorry for the interruption. तो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि हमारे पास जो है जो कार्डियक साइकिल है उसको हम ग्राफिकल जो है वो टर्म्स के अंदर जो है वो लें। तो ग्राफिकल टर्म्स के अंदर जो है वी हैव गॉट प्रेशर का, जिनके प्रेशर की तब्दीलियाँ आती हैं, हमारे पास वॉल्यूम की तब्दीलियाँ आती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है उसका जो ट्रेवल करना होता है उसकी तब्दीलियाँ जो हैं वो आती हैं, और हमारी जो फोनेटिक होती हैं चेंजेस, उसकी जो है वो इवेंट्स को हम लोग जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो तमाम इवेंट्स जो कि हम एक पर्टिकुलर हार्ट बीट के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, कलेक्टिवली जो है वो उसको कार्डियक साइकिल जो है वो बोला जाता है। जिस वक्त आपका हार्ट जो है वो रिलैक्सेशन फेज के अंदर होता है और अभी एक नई पल्स जो है उसको जनरेट नहीं हो रही होती, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल इंडेक्स भी जो है स्ट्रेट चल रहा होता है, आपका जो प्रेशर इंडेक्स है वो भी आपका स्ट्रेट चल रहा होता है। लेकिन बिकॉज कि अगर हार्ट जो है वो एक रिलैक्सेशन फेज के अंदर जस्ट लाइक अ बलून जो है वो पड़ा हुआ है और उसके अंदर जो आपका प्रेशर है वो जीरो के करीब करीब एग्जिस्ट करता है, और वो मुख्तलिफ जो है वो आपकी वेसल्स के साथ या नालियों के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें से कोई फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, तो जाहिर है जहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो जीरो के करीब पड़ा हुआ होगा तो उसको आपका जो फ्लूइड है उसको जो है फ्लो करने के अंदर जो है आसानी होगी। इफ यू जस्ट हैव अ लुक कि जिस वक्त आपका इलेक्ट्रिकल इंडेक्स भी जो है वो बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, दैट मीन्स कि जीरो पे चल रहा है, और जिस वक्त आपका प्रेशर इंडेक्स जो है जीरो पे चल रहा है, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्टाइल इवेंट जो है आपका डेवलप नहीं हो रहा, उसी टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आपका जो वॉल्यूम है वो अपने मिनिमल से जो है वो अपने मैक्सिमल की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो ये वो पीरियड होता है जिसको हम पीरियड ऑफ जो है वो फिलिंग बोलते हैं। और जैसे ही आपका मामला जो है वो फिलिंग के करीब करीब बिल्कुल एंड तक पहुंच जाता है, अपने मैक्सिमल तक पहुंच जाता है, तो आपकी जो पी वेव है वो यहाँ से जनरेट हो जाती है, यानी कि आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपका एट्रियल कंपार्टमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपका जो प्रेशर है एट्रियल कंपार्टमेंट के अंदर वो जीरो से बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 15-20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक जो है वो पहुंचता है। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन आपका स्टार्ट ओवर हो जाता है और तमाम वॉल्यूम आपका यहाँ से निकल कर जो है वो वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर पहुंच जाता है, तो आपका जो प्रेशर है एट्रियल कंपार्टमेंट के अंदर वो वंस अगेन जो है वो जीरो के करीब करीब आ जाता है। और जैसे ही आपका जो है वो मामला जो है यहाँ पर जीरो के करीब एट्रियल आपका जो इवेंट है वो ओवर होगा, तो आपका जो अगला इवेंट है इलेक्ट्रिकल, दैट इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वो जनरेट होना शुरू हो चुका होता है। और जैसे ही आपका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो जनरेट होगा, तो आपका जो वेंट्रिकुलर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, और जैसे ही आपका वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्रेशर आपके वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो बढ़ रहा है। और जैसे ही मामला आपका जो है वो 80 के करीब करीब पहुंचेगा, तो आपका जो एओर्टिक वाल्व है वो खुल जाएगा। 80 के करीब तक प्रेशर को पहुंचाने के लिए जो है वो एओर्टिक वाल्व खोलना जो है वो ज़रूरी क्यों हुआ, बिकॉज कि हमें ऑलरेडी पता है कि आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120/80। इसमें से जो 80 है ये सिस्टोलिक को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर हार्ट जो है वो रिलैक्सेशन फेज के अंदर है भी, तब भी आपके वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो ब्लड मौजूद होता है, और उसकी मौजूदगी की वजह से आपका जो प्रेशर आपका एग्जिस्ट करता है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर आपने मिनिमम क्रिएट करना है अगर आपने जो है वो एओर्टिक वाल्व को खोलना है, क्योंकि अगर यहाँ पर 80 का प्रेशर है और यहाँ पर 70 का प्रेशर एग्जिस्ट करता है, तो इस प्रेशर ने जो है वो इसकी तरफ जो है वो वाल्व को धक्का देकर रखा हुआ होगा और दरवाजा जो है वो आपका नहीं खुल सकता। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेंड,
आप जो प्रेशर है वो जब पिछली वेव के जब आपकी ओवर हो चुकी होती है तो आपका जो डायस्ट्री चल रही होती है उसके अंदर 80 के करीब प्रेशर जो है आपको मौजूद होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट 80 पर आपका एओर्टिक वाल्व खुलता है और जो आपका वॉल्यूम पड़ा हुआ होता है वो यहाँ से वॉल्यूम जो है आप इजेक्ट करते हैं, और बिकॉज कि आप अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो ब्लड को इजेक्ट कर रहे हैं तो आप प्रेशर को जो है वो एलिवेटेड ही रखते हैं, और मसल का जो कॉन्ट्रेक्टाइल फेज है वो कॉन्ट्रेक्टाइल फेज जो है वो कंटिन्यू रहता है वक्त है कि आपका जो ब्लड है वो एओर्टा से जो है वो गुजर ना जाए। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो आपका प्रेशर है वो 80 से 120 तक जो है वो बढ़ जाता है, और 120 का प्रेशर जो है दैट इज क्वाइट इनफ कि वो आपके एओर्टा से जो है वो ब्लड को जो है वो गुजार दे, और जैसे ही जो है आपके एओर्टा से ब्लड को गुजरता है दूसरी साइड से आपका वेंट्रिकुलर मसल जो है वो रिपोलराइज होना शुरू हो चुका होता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो प्रेशर है वो वंस अगेन जो है वो जीरो की तरफ जो है वो आता है। इसी तरह से बिकॉज कि आपका वॉल्यूम जो है वो एओर्टा के अंदर जा चुका है तो जो मैक्सिमल वॉल्यूम आपने यहाँ पर अचीव किया हुआ था वो वॉल्यूम भी जो है वो आपका मिनिमल की तरफ जो है वो आता है। और फिर वंस अगेन बिकॉज कि जैसे ही मामला यहाँ पर पहुंचेगा तो एट्रियल कंपार्टमेंट जो है वो यहाँ से जो है वो वंस अगेन रिसेप्शन की स्टेट में आ चुका होगा, तो ब्लड जो है वो आपका वंस अगेन एट्रियल कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो कूल आउट होना शुरू हो जाता है एंड इट कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो जो 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 बेजल प्रेशर होता है दैट इज जीरो, और एट्रियल कंपार्टमेंट जो मैक्सिमम प्रेशर आप अचीव कर सकते हैं वो 20 के करीब होता है, जबकि जो मैक्सिमम प्रेशर आप वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट में अचीव कर सकते हैं दैट इज 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के करीब करीब। और अगर हम वॉल्यूम में देखें तो जितना वॉल्यूम आपने यहाँ से वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर से जो है वो निकाल दिया वो निकल गया, और जो पीछे हम लोग वेंट्रिकल के अंदर जो है वो रेजिड्यू के तौर पर बच जाता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीमीटर ऑफ 50 ml के करीब जो है वो ब्लड आपका जो है वो एज अ रेजिड्यू जो है वो वेंट्रिकल के अंदर जो बच जाता है, प्रॉपर तरीके से पूरा 100% एम्प्टी नहीं होता। एट्रियल कंपार्टमेंट 100% एम्प्टी हो जाता है, जबकि ये अप्रॉक्सीमेटली अपनी कैपेसिटी का जो है 70% जो है वो एम्प्टी होता है, और 30% के करीब जो है उसके अंदर ब्लड जो है एज अ रेजिड्यू जो है वो बच जाता है, और ये जो क्वांटिटी होती है वो राउंड अबाउट जो है आपके 50 मिलीलीटर के करीब करीब होती है। तो 50 मिलीलीटर से आपका जो है वो कंपार्टमेंट जो है वो ब्लड जो है उसको जो है वो लेना शुरू करता है, और उसके बाद जो मैक्सिमल ब्लड वॉल्यूम आप लोग अचीव कर सकते हैं दैट इज 130, यानी कि वही 70 ml करीब जो आपने जो है वो यहाँ से इंजेक्ट किया था वही 70 ml जो है वो वापस आकर यहाँ पर जो है एड अप हो जाता है, और 120 से 130 मिलीलीटर करीब जो है मैक्सिमल वॉल्यूम आप एक वीक के अंदर जो है वो अचीव जो है उसको कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जो है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है उसको जो है वो निकालना चाहें तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो जिस तरह से जो है आपका आपका जो है वो निकलेगा उसमें ये होगा कि जी आप जो है वो सबसे पहले ड्यूरिंग डायस्ट्री जो है जो ब्लड का वॉल्यूम है वो 50 से जो है 130 के करीब करीब जो है मूव करता है। उसके बाद ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ फिलिंग जो है वो आपकी पी वेव जो है वो ओरिजिनेट करती है। पी वेव ओरिजिनेट करने के बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है और एट्रियल प्रेशर जो है आपका 10 से होकर वापस जो है वो जीरो के करीब करीब जो है वो पहुंच जाता है। उसके बाद जो है वो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरेट होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है तो आपका जो एट्रियल मसल वेंट्रिकुलर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब अगर आप इस पर्टिकुलर फेज को जो है वो देखें जो कि कॉन्ट्रैक्शन का आपका जो है फेज चल रहा है, तो जैसे इसका प्रेशर जो है वो आपका बढ़ना शुरू होगा, यहाँ पर एट्रियल कंपार्टमेंट का प्रेशर जीरो पड़ा हुआ, जैसे इसका प्रेशर जो है जीरो से ऊपर जाएगा 10 तक पहुंचेगा 20 तक पहुंचेगा, बिकॉज कि ये प्रेशर ज्यादा है आपको वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर, आपका जो एवी वाल्व पड़ा हुआ होता है यहाँ पर इसको धक्का देके वापस से एट्रियल कंपार्टमेंट की तरफ पुश कर देता है ताकि ये बंद हो जाए और जो रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड है एट्रियल कंपार्टमेंट के अंदर वो वापस ना हो सके। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो एवी वाल्व को भी जो है बंद कर दिया गया है और जो आपका एओर्टिक वाल्व है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के प्रेशर से पहले खुल नहीं सकता। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जिसमें ना ब्लड जो है वो आपका यहाँ से एंटर अप हो रहा है और ना ब्लड यहाँ से इजेक्ट आउट हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर बिकॉज आपका जो है वो वॉल्यूम जो है वो मुस्तकिल जो है वो एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर उसने सस्टेन किया हुआ है, वॉल्यूम की कोई तब्दीली नहीं आई। इस पर्टिकुलर जो आपका जो फेज है कॉन्ट्रैक्शन का, इसको ईसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज जो है वो बोलते हैं। और जैसे ही आपका ईसो वॉल्यूमिक यानी कि वॉल्यूम के अंदर कोई तब्दीली नहीं, ईसो मीन स्टैटिक और वॉल्यूमिक मीन्स कि वॉल्यूम से रिलेटेड, तो वो फेज जिसके अंदर जो है वो आपको वॉल्यूम की जो है कोई तब्दीली नहीं आ रही उसको ईसो वॉल्यूमिक फेज बोलते हैं। जैसे ही मामला आपके 80 तक पहुंचेगा
तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन जारी रहेगी, प्रेशर को 120 तक ले जाएगी और 120 के प्रेशर तक लेकर आप ब्लड जो है उसको इजेक्ट करेंगे। और जैसे ही आपका जो है ब्लड 120 के प्रेशर के ऊपर जो है वो पहुंचकर इजेक्ट होना शुरू होगा, तो दूसरी साइड से जो है आपका टी वेव जो है वो डेवलप होना शुरू हो चुकी होगी, यानी कि रिलैक्सेशन डेवलप होना शुरू हो चुकी होगी। एक तो ब्लड यहाँ से निकल गया, वॉल्यूम कम हो गया, दूसरा इसने रिलैक्स करना शुरू कर दिया है, तो प्रेशर जो है वापस आपका जो है 0 के करीब करीब पहुंचता है। जैसे ही प्रेशर 80 के करीब यहाँ पर पहुंचेगा, बिकॉज कि अब ये एओर्टिक प्रेशर से जो है वो कम हो गया है, तो धक्का वापस दिया जाएगा, एओर्टा जो है वो वापस जो है धक्का देगा एओर्टिक वाल्व को, और आपका जो वाल्व है वो यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब जब ये वाला वाल्व बंद हो गया है और मामला जब तक वापस 0 पर न पहुंचेगा, तो आपका एवी वाल्व जो है वो खुल नहीं सकता। और जब एवी वाल्व नहीं खुल सकता और एओर्टिक वाल्व भी बंद है, तो वंस अगेन ना ब्लड यहाँ से बाहर जा रहा है, ना ब्लड यहाँ से अंदर आ रहा है। तो ये जो आपकी रिलैक्सेशन का फेज हो रहा है, इस पर्टिकुलर फेज को ईसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज जो है वो बोला जाता है, यानी कि वो फेज जिसके अंदर जो है वो आपका ना ब्लड एंटर अप हो रहा है और ना ही ब्लड जो है आपका एग्जिट आउट हो रहा है। तो बिकॉज के वॉल्यूम स्टैटिक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ईसो वॉल्यूमिक फेज ऑफ द ईसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज ऑफ द प्रेशर कर्व। आई रिपीट वंस अगेन, अगर हम लोग जो है वो डायस्टी से स्टार्ट करें, यानी कि रिलैक्सेशन फेज के अंदर स्टार्ट करें, तो आपकी जो प्रेशर कर्व है वो स्टैटिक चल रही है, यानी कि 0 के ऊपर जो है वो आपकी कर्व जो है वो चल रही है। इसी तरह से जो आपकी इलेक्ट्रिकल कर्व है वो 0 के ऊपर चल रही है, यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो भी मसल के अंदर जनरेट नहीं हो रही। जब तक आपका मसल जो है वो रिलैक्सेशन फेज के अंदर है और प्रेशर 0 के करीब है, तो आपका जो ब्लड है वो तमाम बॉडी से फ्लो कर सकता है और आपकी जो एट्रियल फिलिंग है वो आपकी होती चली जा रही है। और जैसे जैसे आपकी एट्रियल फिलिंग जो है वो होती चली जा रही है, वैसे वैसे अपने मैक्सिमम के करीब पहुंच रही है, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम होती चली जा रही है। और जैसे ही आपका जो वॉल्यूम है वो अपने मैक्सिमम के ऊपर जो है वो पहुंचेगा, तो यहाँ से पी वेव जनरेट हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, ये मैक्सिमम वॉल्यूम था, कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो गई, तो इसने अपना तमाम का तमाम वॉल्यूम जो है वो इजेक्ट करके वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो फेंक दिया। As a result of the contraction within the atrial compartment, because the atrial compartment ventricular compartment के मुकाबले में 10 गुना कम जो है वो अपना मास रखता है, as a result of that वो 10 टाइम्स लेस डेवलप हो सकते हैं एज कम्पेयर टू दैट जो कि आप वेंट्रिकुलर मसल के अंदर डेवलप कर सकते हैं। जैसे अपना मैक्सिमम प्रेशर जो है 15, 16, 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के करीब करीब जो है उसने जो है वो डेवलप किया। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका जितना भी वॉल्यूम पड़ा हुआ था वो सारा का सारा वॉल्यूम निकल कर जो है वो वेंट्रिकल के अंदर जो है पहुंच गया और वेंट्रिकल ने जो है अपना मैक्सिमम वॉल्यूम जो है उसको अचीव कर लिया। जैसे ही वेंट्रिकल जो है उसने अपने मैक्सिमम वॉल्यूम को जो है उसने जो है वो अचीव किया है, इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आपका QRS वेव जो है वो डेवलप होना शुरू हो चुकी होगी, यानी कि आपकी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी होगी। अब यहाँ पर एट्रियल कंपार्टमेंट का प्रेशर 0 हो चुका है, इसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो चुका है और इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इसका प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज होगा। अब बिकॉज कि एट्रियल कंपार्टमेंट का प्रेशर 0 के ऊपर पड़ा हुआ है और इसका प्रेशर जो है वो आपका जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपका जो एवी वाल्व पड़ा हुआ होता है वो एवी वाल्व जो है वो आपका बंद हो जाता है, आपका जो ब्लड है वो वापस एट्रियल कंपार्टमेंट में फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन बिकॉज के एओर्टिक जो आपका वाल्व है वो 80 के प्रेशर के ऊपर खुलता है, तो जब 0 और 80 के दरमियान आपका जो है प्रेशर जो है वो राइज कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है लेकिन ना ब्लड यहाँ से एंटर हो रहा है ना यहाँ से ब्लड जो है आपका एग्जिट हो रहा है, बिकॉज वॉल्यूम में जो है आपकी कोई तब्दीली जो है डेवलप नहीं हुई। तो इस पर्टिकुलर वेव को जो हम लोग बोलते हैं ईसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। उसके बाद जो है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी बिकॉज के अगेंस्ट ग्रेविटी होना है, तो प्रेशर 120 तक रेज किया जाता है ताकि आपका ब्लड सेफली जो है वो एओर्टा में से निकल जाए। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जैसे ही आपकी जो है वो इंजेक्शन जो है वो होती है, तो आपकी एक साइड के ऊपर टी वेव जो है डेवलप होना शुरू हो चुकी होती है, यानी कि रिलैक्सेशन, ये इसका फैलाव वापस स्टार्ट हो जाता है। तो एक चैम्बर जिस तरह से आपने ब्लड भी निकाल लिया है, उसको अगर आपने फैलाना शुरू कर दिया है, तो आपका जो प्रेशर है वो इसमें रिड्यूस होना शुरू होगा। जैसे ही प्रेशर जो है आपका 80 के करीब करीब वापस पहुंचेगा, एओर्टिक वाल्व वापस कोलैप्स कर जाएगा टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, इसको बंद कर दिया जाएगा। अब बिकॉज के एओर्टिक वाल्व भी बंद है और जब तक प्रेशर जो है वो 0 तक नहीं पहुंचता तो इसकी फिलिंग दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकती, तो बिकॉज के वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आ रही। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग दिस पर्टिकुलर फेज इज नोन एज ईसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज। तो अगर हम लोग जो है वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसको जो है हम लोग किसी एक पर्टिकुलर जो है वो उसमें लाइन में लाना चाहें, तो हम लोग कहेंगे कि जी आपकी एट्रियल फिलिंग जो है वो 50 से 130 तक पहुंचती है, उसके बाद जो है वो आपका पी वेव डेवलप होता है
फिर एट्रियल प्रेशर जो है वो आपका 15 से वापस जो है वो 0 की तरफ जो है वो मूव करता है। जितना ब्लड एट्रियल कंपार्टमेंट में था वो सारा जो है वो आपका वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट में जो है वो फुल हो जाता है। तो आपका जो वेंट्रिकल है वो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो अचीव करता है, दैट इज 130 ml। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है उसकी जनरेशन मुकम्मल होती है। फिर आपका जो है वो ईसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन का फेज स्टार्ट होता है। एवी वैल्व जो है वो आपका बंद हो जाएगा। इसके बंद हो जाने की वजह से जो है वो आप फर्स्ट हार्ट साउंड जो है उसको जो है वो प्रोड्यूस करवाओगे। उसके बाद ईसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन का फेज कंप्लीट होगा। 80 के ऊपर जाकर आपका जो है वो इजेक्शन का मामला जो है वो स्टार्ट होगा। जब आपका जो है वो इजेक्शन हो रही है तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो वापस अपनी जो है वो बेजल 50 के लेवल के ऊपर जो है वो ट्रेवल कर रहा है, और जो प्रेशर है वो आपका जो है वापस अल्टीमेटली जो 0 की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। जैसे ही प्रेशर जो है आपका 80 के करीब पहुंचेगा, एओर्टिक वाल्व बंद हो जाएगा, सेकंड हार्ट साउंड जो है आपकी जो है वो स्टार्ट होगी। इसी टाइम पीरियड के अंदर टी वेव जो है आपकी जनरेट हो चुकी होगी, और उसके बाद रिलैक्सेशन जो है वो आपका पीरियड कंप्लीट होगा। 0 के करीब पहुंचकर एवी वाल्व फिर से खुल जाएगा, और उस खुलने की वजह से जो है वो आपका वंस अगेन जो फिलिंग का प्रोसेस है वो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ होल ऑफ द कार्डियक साइकिल। वन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यहाँ पे याद रखनी है आपने कि जो आपके जो हार्ट साउंड है वो वैल्व्स खुलने से प्रोड्यूस नहीं होते, उनका जो जो प्रोडक्टिविटी है वो वैल्व्स के बंद होने से जो है वो स्टार्ट होता है। सो आई रिपीट वंस अगेन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि आपका जो है डेवलप हो रहा है। डायस्ट्री से मामला स्टार्ट होता है, यानी कि रिलैक्सेशन से। प्रेशर कर्व जो है वो 0 पे चल रही होती है, इलेक्ट्रिकल कर्व 0 पर चल रही होती है, जबकि जो आपकी वॉल्यूम कर्व है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही होती है, बिकॉज कि आपका जो वॉल्यूम है वो 50 से लेकर 130 के करीब करीब जो है वो पहुंच रहा है। बिकॉज आपका जो एट्रियल कंपार्टमेंट है वो ऊपर मौजूद होता है, और जो वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट है हार्ट के अंदर वो आपका जो है वो नीचे की तरफ मौजूद होता है। तो ड्यूरिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जितना ब्लड आपका एट्रियल कंपार्टमेंट के अंदर आ रहा है वो सारा का सारा ब्लड आपका जो है वो वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो सीप आउट कर रहा होता है। लेकिन जो आखिरी 1/3 होता है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जब आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जितना बचा कुचा ब्लड होता है वो भी आपका अल्टीमेटली जो है वो वेंट्रिकल के अंदर जो है वो सीप आउट कर जाता है। तो जिस वक्त आपकी इलेक्ट्रिकल कर्व जो है वो बेजल चल रही है और आपकी प्रेशर कर्व बेजल चल रही है, तो आपका जो एट्रिया है वो फिल हो रहा है, और जब एट्रिया फिल हो रहा है तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सारा ब्लड जो है वेंट्रिकल के अंदर पूल आउट भी हो रहा है। उसके बाद जो है वो आपकी टी वेव जो है वो जनरेट होगी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डेवलप होगी। आपका जो एट्रियल प्रेशर है वो आपके 0 से 15-20 के करीब जो है पहुंचेगा, और जितना ब्लड आपके एट्रियल कंपार्टमेंट में बच गया था वो बचने के बाद सारा ब्लड जो है वो आपने वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट को जो है वो इजेक्ट कर दिया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो एट्रिया है वो ब्लड से खाली हो गया, दूसरी साइड के ऊपर एट्रिया ने रिलैक्स करना शुरू कर दिया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसका प्रेशर जो है वो वापस जो है वो 0 के करीब पहुंच गया। सो पी वेव डेवलप हुई, उसके बाद जो है वो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद एट्रियल रिलैक्सेशन हुई, आपका प्रेशर जो है वो 0 के करीब वापस पहुंच गया। इसी टाइम पीरियड के अंदर जो है आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट होना शुरू हो चुका है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो वेंट्रिकुलर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के जो है पोजीशन में आ गया है। जैसे ही प्रेशर जो है वो आपका 0 के करीब जो है वो पहुंचेगा, तो उस पर्टिकुलर अल्टीमेटली जो है वो फेज के अंदर आपका एवी वाल्व भी जो है बंद हो जाएगा, और एओर्टिक वाल्व खुला नहीं है तो वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग जो है वो आपका प्रेशर जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही होती। इसको ईसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ही आपका 80 के करीब पहुंचता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है उसकी जारी रहती है, ताकि अगेंस्ट ग्रेविटी जो ब्लड फेंका जा सके। और जैसे ही आपका जो ब्लड है उसमें से निकलता है तो निकलने के बाद टी वेव यहाँ से स्टार्ट हो चुकी होती है, वॉल्यूम इसमें से निकल चुका है, तो आपका जो वॉल्यूम है वो मिनिमल हो चुका है। एक तरफ से वॉल्यूम को भेज दिया गया है, दूसरी तरफ से आपका चेम्बर एक्सपैंड कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वॉल्यूम प्रेशर इसमें रिड्यूस करता है, और जैसे कि 80 के पहुंचेगा तो एओर्टिक वाल्व बंद हो जाएगा, सेकंड हार्ट साउंड जो है वो आपकी प्रोड्यूस होगी। उसके बाद ईसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन होगी, और फिर से जो फिलिंग है वो आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि यहाँ पर होता है। वेंट्रिकुलर आपकी एट्रियल फिलिंग, उसके बाद फिर आपका जो है वो पी वेव, फिर आपकी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद जो है वो फिर आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एवी वाल्व का क्लोजर यानी कि फर्स्ट हार्ट साउंड की प्रोडक्टिविटी, उसके बाद ईसोवॉल्यूमिक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, फिर एओर्टिक वाल्व की ओपनिंग, फिर आपकी इजेक्शन और वॉल्यूम का जो है वो मिनिमम हो जाना। उसके बाद जो है वो फिर आपका
एओर्टिक वाल्व का क्लोज हो जाना और सेकंड हार्ट साउंड की प्रोडक्टिविटी, फिर ईसो वॉल्यूमिक जो है आपकी रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन के बाद एवी वाल्व का जो है वो खुल जाना और फिर वंस अगेन जो है वो एट्रियल फिलिंग का जो है वो स्टार्ट हो जाना। तो दिस इज सपोज टू बी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि आप लोग जो है यहाँ पर अचीव कर रहे हैं। आई रिपीट फॉर द फाइनल टाइम, डायस्टली फिलिंग मैक्सिमल हो रही है और जैसे फिलिंग मैक्सिमल हुई है तो पी वेव जनरेट हो गई है, पी वेव जनरेट हुई है तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई है, एट्रियल आपका जो प्रेशर है वो आपका 0 से उठकर जो है वो 15-20 के करीब जो है वो पहुंचा है। उसके बाद जो है इसने रिलैक्स कर लिया, उसका प्रेशर वापस 0 पर आ गया है। जैसे प्रेशर 0 के ऊपर आ रहा है तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जनरेशन कंपेयर ऑफ दैट आपका जो वेंट्रिकुलर मसल है उसने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, एवी वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पर, फिर ईसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन का फेज आएगा, 80 के प्रेशर के ऊपर जाकर एओर्टिक वाल्व खुल जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जारी रहेगी इन द फॉर्म ऑफ इजेक्शन, और जी आपका जो है वो इजेक्शन जो है वो हो रही है, आपने एओर्टा का प्रेशर जो है वो ओवरकम कर लिया है तो ब्लड जो है वो यहाँ से इजेक्ट होना शुरू हो गया है। अब जहाँ से ब्लड जा रहा है तो आपका वेंट्रिकल है वो एम्प्टी होना शुरू हो गया है, अपने बेजल लेवल के ऊपर आ गया है, दूसरी साइड के ऊपर टी वेव प्रोड्यूस हो गई है, और जब आपने वॉल्यूम भी भेज दिया है और आपका जो है आपका जो प्रेशर है वो वापस जो है वो 80 के करीब पहुंचा तो एओर्टिक वाल्व क्लोज हो गया है, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई है, ईसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन का जो है वो फेज आपका जो है वो डेवलप हुआ है, और जैसे ईसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन के ऊपर हम लोग पहुंचे हैं तो एवी वाल्व जो है वंस अगेन जो है आपका खुल गया है और फिर दोबारा से आपने फिलिंग जो है उसको स्टार्ट कर दी है। तो दिस इज हाउ आपकी तमाम इलेक्ट्रिकल, वॉल्यूम, प्रेशर और जो फोनेटिक यानी कि मैकेनिकल चेंजेस होती हैं उसको जो है वो हम लोग एक ही ग्राफ के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्राफ जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो आप लोगों के जो है एग्जाम के अंदर जो है वो आ जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ये ग्राफ जो है वो आप लोगों की जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। ये पूरे 5 नंबर का सवाल भी आ जाता है, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी उठते हैं और ये वाइवे के अंदर भी जो है बहुत फ्रीक्वेंटली जो है पूछा जाता है। तो ये जो आपका जो ग्राफ है that is very important from the professional exams point of view. ये जो अगली डायग्राम है जी, ये उसी जो हमने कार्डिक साइकिल पढ़ा है उसकी एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन है, या एक और रिप्रेजेंटेशन है, और उससे अगली जो डायग्राम है वो भी इसी की रिप्रेजेंटेशन है। आप लोग ये स्लाइड्स ले लें, आपके पास होंगी या नहीं है तो फिर अपने सीनियर से जो है वो स्लाइड्स ले लें और उसमें से देख लें कि आपकी जो वॉल्यूम और जो प्रेशर की चेंजेस हैं उसको उसने जो है वो डिफरेंट पर्टिकुलर एलिमेंट्स में जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो मर्ज किया हुआ है। अल्लाह, कितने बजे तक होता है इसका टाइम? टाइम कितने बजे तक होता है इस लेक्चर का? कितने बजे तक टाइम होता है? अभी रहते हैं 5 मिनट। ऑल राइट, ये अभी हम लोगों ने जो पीछे जो है वो आपकी प्रेशर और वॉल्यूम की चेंजेस देखी हैं वेंट्रिकल के अंदर जो है वो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर उन चेंजेस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और बिकॉज के अगला जो लेक्चर है वो हम इसी के ऊपर जो है वो गो थ्रू करेंगे कि इसमें जो चेंजेस हैं वो कैसे आ रही होती हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब आईसीयू में कोई ग्राफ डेवलप करते हैं ये देखने के लिए कि जो आपका कार्डिक मसल है उसमें प्रेशर और वॉल्यूम की कोई तब्दीलियाँ तो डेवलप नहीं हुई, यानी कि कोई हार्ट जो फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा है, उसमें कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है, उसमें जो हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं वो इस पर्टिकुलर ग्राफ की सूरत में जो दे रहे होते हैं। हालांकि वही ग्राफ है जो कि पीछे था, उसकी बस रिप्रेजेंटेशन हमने जो है वो डिफरेंट कर दी है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये बेसिकली जो है वो आपका इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो है प्रेशर इसमें रिप्रेजेंट हुआ है, और यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है उसको जो है हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी हुई है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो है वो 4 फेज के ग्राफ को देखें तो हमने कहा था कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम आपके वेंट्रिकल के अंदर जो बच जाता है वो बेसिकली जो है वो 50 मिलीमीटर ऑफ जो है वो मर्करी होता है, सॉरी 50 ml के करीब जो है वॉल्यूम जो है उसके अंदर बच जाता है, जबकि प्रेशर जो होता है उस वक्त जो है वो 0 के करीब जो है वो होता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आपकी जो फिलिंग है वो 50 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ब्लड जो है वो डायस्टी के अंदर जो है वो 50 से जो है उसमें ऊज आउट होना शुरू हुआ है, और जो मैक्सिमल वॉल्यूम आपने अचीव किया है वो अप्रॉक्सीमेटली 130-120 ml के करीब जो है, यानी कि 70 से 80 के करीब ml जो है ब्लड इसमें जो है एंटर हो गया है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें
तो बिकॉज के इसमें वॉल्यूम जो है वो बढ़ा है लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्टाइल फेज जो है स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपका जो प्रेशर है वो मोर और लेस जो है वो जीरो के करीब करीब ही चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर फेज को, जिसको आप फेज 1 बोलते हैं, फेज ऑफ फिलिंग कहलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर पीवीएफ आपकी जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट हो चुका होता है, और फिर आपका जो फेज है वो इसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन का जो है वो डेवलप होता है, यानी कि 0 से लेकर 80 तक का जो प्रेशर है उसमें वॉल्यूम की कोई तब्दीली नहीं आ रही, बिकॉज कि एबी वैल्व जो है वो क्लोज हो चुका है और एओर्टिक वैल्व भी खुला नहीं है। तो इस पर्टिकुलर फेज को जो है वो इसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन का फेज कहा जाता है। जैसे ही जो है वो आपका 80 के करीब प्रेशर पहुंचता है, तो प्रेशर को जो है 120 तक लेकर आप लोग हैं, और जैसे ही प्रेशर को जो है आप 120 तक लेकर जाते हैं तो इजेक्शन जो है वो हो जाती है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो वापस बैक की तरफ मूव कर रहा है। बैक की तरफ मूव करने का मतलब यह है कि जो वॉल्यूम है वो 120 से वापस 50 की तरफ आ रहा है, जबकि जो प्रेशर है वो अल्टीमेटली आपने 120 तक रखा हुआ है ताकि आपका इजेक्शन जो है वो पॉसिबल जो है वो हो सके। और जैसे ही आपकी इजेक्शन हो जाती है 70 ml के करीब, टी वेव यहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू हो चुकी होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट स्टार्ट्स टू रिलैक्स। एक तरफ से ब्लड निकल गया है, दूसरी तरफ से वॉल्यूम जो है वो चेम्बर का बढ़ रहा है, तो इसमें प्रेशर कम होता है। जैसे कि 80 के करीब करीब जो है वो मामला पहुंचेगा तो एओर्टिक वाल्व जो है क्लोज हो जाएगा, लेकिन जब तक 0 तक मामला नहीं पहुंच जाता, एबी वाल्व नहीं खुल सकता, तो ये बेसिकली आपका इसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन का जो है वो फेज जो है वो बन जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर थिंग, या आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के जो प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जब भी हम आईसीयू के अंदर ग्राफ्स जो है वो बनाते हैं, कार्डियक सीसीयू के अंदर ग्राफ्स बनाते हैं, वो यही ग्राफ बनता है। तो आगे हम इसी ग्राफ की एबनॉर्मेलिटीज़ पर बात करेंगे कि फिलिंग में क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्शन में क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, इजेक्शन में क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, और फिर आपकी रिलैक्सेशन में क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। दिस पर्टिकुलर ग्राफ, इसको एलवीपीएल बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर वॉल्यूम लूप, LVPL, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर वॉल्यूम लूप। ये जो लूप है वंस अगेन ये प्रॉफ के अंदर बहुत रिपीटेडली जो है वो आपसे पूछी जाती है, तो ये आपको ग्राफ जो है उसके डिमेंशंस का पता होना चाहिए। अगर आपने ग्राफ में जो है वो मामले को 0 से स्टार्ट कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ गलत है। अगर ग्राफ को आपने 60 से स्टार्ट कर दिया है तो वंस अगेन ग्राफ गलत है। अगर प्रेशर को 120 तक नहीं लेकर गए तो वंस अगेन ग्राफ गलत है। ये आपने याद रखना है कि ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करेंगे, जो ग्राफ है उसकी जो डिमेंशंस हैं वो बिल्कुल वही डिमेंशंस होनी चाहिए जो डिमेंशंस जो हैं वो आपकी किताब के अंदर जो है वो मेंशन है। आगे पीछे आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो इसमें 4 फेजेस होते हैं। पहला जो फेज है वो फेज ऑफ फिलिंग है, दूसरा फेज इसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन है, तीसरा फेज इजेक्शन का फेज है, और चौथा फेज इसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन है। तो जब भी आपके कार्डियक साइकिल में कोई एबनॉर्मेलिटीज आएंगी वो इन्हीं 4 फेजेस से रिलेटेड होगी। या तो फिलिंग प्रॉपर नहीं है, या कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, या इजेक्शन प्रॉपर नहीं है, या फिर रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो सफर करता है। दिस पर्टिकुलर ग्राफ इट इज नोन एज LVPL, और आगे जो है वो कल से हम लोग जो है वो इसकी एबनॉर्मेलिटीज जो है उसको जो है वो देखना शुरू करेंगे। सो दिस इज ओवर फ्रॉम माय स्टूडियोज फॉर टुडे। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।